अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जब किस्मत के सितारे पलट जाते हैं, हाथों की लकीरों में बदलाव आने लगता है, उरूज पर जाते इंसान भी मुंह के बल गिर पड़ते हैं, तभी इंसान अपनी हैसियत का अंदाजा लगाकर सब्र और इस्तकामत की दुआ मांगते हैं। नादानी में दिल को ठेस लग जाए तो कभी हम किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं, ताहम ये बात सही नहीं। क्यों हम कठपुतली जैसे दूसरों की उंगलियों में अपनी डोरें थमा देते हैं कि जब तक उनका जी चाहे खेल लें, फिर वो इस डोर को तोड़कर चलते बने। दुनिया में बेसुकूनी की असल वजह यह है कि आदमी के कई रूप होते हैं। मर्द का रूप एक बाप, भाई, बेटा, शौहर, ये सब बहुत काबिल एहतराम रिश्ते हैं। अगर ये रिश्ते तकलीफ पहुंचाएं तो इनको माफ करने का पूरा इख्तियार है। कभी भी जब अपनों की ज़्यादतियां हद से बढ़ जाती हैं, खामोशी से रिश्ते तोड़ने का इख्तियार भी हम ही को होता है। खून के रिश्ते तो फिर खसूसी तौर पर रियायत तलब होते हैं, लेकिन समाजी रिश्तों में भी इखलाकी इक़दार का पास रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, कि जिनको पहले ज़माने की कहावत के मुताबिक माँ बाप का दर्जा दिया जाता था। मैं भी अपने शफीक उस्ताद अदनान साहब को रूहानी बाप का दर्जा देती थी। उन्हें अजीम समझती थी, दिल से एहतराम करती थी कि उन्होंने मुस्तकबिल बनाने में मेरी मदद की थी। वो मुझे फ्री ट्यूशन पढ़ाते रहे थे, लेकिन फिर उनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू सामने आ गया कि उनकी अजमत का भरम बाकी ना रहा। यकीन की शिकस्त का सदमा मुझे तार तार कर गया और हालात ऐसे मोड़ पर ले आए कि जहां आगे रेगुजार के सिवा कुछ न था। पहले जमाने की कहावत के असातिज़ा माँ बाप की जगह होते हैं, बोसीदा लगी। आज जमाना बदल गया है। हर किसी पर भरोसा करना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। कोई इत्तफाक करे या ना करे, बात तो सभी अपने तजर्बे की रोशनी में करते हैं और हर कोई अपने ही तजर्बात से नताइज अखज़ करता है। सो मेरा ख्याल यही है कि उस्ताद शागिर्द पर मैली नज़र डाल सकते हैं। किसी वजह से मुझे कॉलेज को आर्जी तौर पर खैरबाद कहना पड़ा तो बेहतर मुस्तकबिल की खातिर एक इंस्टीट्यूट में आई कि किसी सूरत मुस्तकबिल संवारना है और वालदैन का सहारा बनना है। इस इदारे की बहुत शोहरत थी। महंगाई के उस दौर में घर से दूर रोज़ाना का सफ़र तय करके तालीम हासिल करना और हर माह भारी ट्यूशन फीस की अदायगी हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक इम्तिहान ही तो था, लेकिन इसके सिवा चारा ना था। ये हकीकत भी जानती थी कि किसी अच्छे इदारे को ज्वाइन किए बगैर अंधेरे रास्तों पर रोशन मुस्तकबिल की मशल का जलना मुश्किल है। अच्छे इदारों में दाखिला ना ले सकने के बाइस हजारों ज़हीन तलबा अपनी जहानत के ख़जाने के साथ मट्टी में मिल गए। अगर जहानत है और सिफारिश नहीं है तो फिर आपको टॉप क्लास तालिब इल्म होना चाहिए। वालिदैन के पास मुझे आला इदारों में तालीम दिलवाने को भारी रकम ना थी। उन्होंने बड़े पापड़ बेल कर दाखिला फीस का बंदोबस्त किया और उन्हें वाकफकार प्रोफेसर साहब के सिफारिश से बहुत दिक्कतों के बाद अच्छे इदारे में दाखिला मिल गया। मैं खुद को एक खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी जो गुर्बत की जुल्मत से निकलकर कामयाबी के जीने की पहली सीढ़ी तय करने जा रही थी। ये एक ऐसा जाना माना इदारा था कि जहां तालिब इल्मों को खसूसी तवज्जो से रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन होने में मदद दी जाती थी, सही सिमत में रहनुमाई की जाती थी। असातिज़ा काबिल और अच्छे थे। मेरी क्लास के जो उस्ताद थे उनके भी नाम का डंका बजता था। ये थे सर अदनान साहब और मैडम बरीरा। दोनों ही आला तालीम याफ्ता और अच्छे घरानों से थे। क्लासरूम के साथ ही उनको ऑफिस मिला हुआ था। अगर कोई तालिब इल्म की तालीमी उलझन या मसले के बारे में उनसे राब्ता करना चाहता तो क्लास के बाद ट्यूशन ऑफिस में उनसे सवाल समझ सकता था। ये दोनों कमाल शफकत से हमको अलहदा से भी पढ़ा और समझा देते थे। शुरू में उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ बिलाखिर ये लोग आम लोगों जैसे ही साबित हुए। मैं फितरतन शर्मीली थी, ना लोगों से इतना तकल्लुफ बरतती कि मगरूर कहलाऊं और न इतनी घुल मिल जाती कि ज़माना मेरे बारे गलत सोचने लगे। मैं क्लास फेलोज़ के अलावा असातिज़ा से भी एक हद तक फासला कायम रखती थी, लेकिन अदनान साहब गालबन फितरतन दोस्ताना रवैया रखते थे। वो अपने शागिर्दों खसूसन लड़कियों से बिला तकल्लुफ बातें करते। उनकी अपनी खातून कोलीग मैडम बरीरा से भी बड़ी बेतकल्लुफी थी। ये मोहतरमा 40-42 के सन की थीं।
जबकि मौसूफ खुद 50 बरस के करीब होंगे। खुशहाली के बायस दोनों अपनी उम्रों से कम नजर आते थे। जल्द ही बुजुर्गवार अदनान साहब और मैडम बरीरा की दोस्ती मंगनी के रिश्ते में बदल गई। मजबूरी के सबब उनकी शादी में 1 साल की ताखीर हो गई। प्रोफेसर अदनान साहब की एक अजीज़ा मेरी क्लास फेलो थी। मेरी उससे दोस्ती थी, वही उनके बारे खबरें दिया करती थी। उस लड़की का नाम रिमशा था। एक बार उसने बताया कि सर अदनान तुमको बहुत पसंद करते हैं, वो हमारे घर आते हैं तो तुम्हारा बहुत जिक्र करते हैं, मुझसे भी तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लगता है तुमसे इश्क हो गया है। मेरा इमेज जो अपने उस्ताद मोहतरम के बारे था मुतजलजल होता गया। किसी को अजीम समझकर उसकी ताजीम करो और फिर आपके यकीन को शिकस्त हो जाए तब सदमा तो होता है। मैं एक मेहनती तालबा थी, तभी असातिज़ा में तौक़ीर पाती थी, वो मेरे गिरवीदा हो जाते। ये अलग बात थी, मगर जिस अंदाज की पसंदीदगी का जिक्र रिमशा ने किया, ये अचंभे की वजह ज़रूर बनी। बज़ाहिर तो यही देखा कि अदनान साहब हमा वक्त बरीरा की तरफ मतवज्जे होते। जब किसी काम से उनके ऑफिस जाना होता, क्लास के बाद कोई सवाल समझ में ना आता, अलहदा से रहनुमाई लेने की ज़रूरत पड़ती, उनके दफ्तर जाती। वो बरीरा से बातों में इस कदर महव होते कि हमारी आमद को नज़रअंदाज कर देते। हम देर तक उनकी तवज्जो के मुंतज़िर खड़े रहते और उनकी गुफ्तगू का सिलसिला ना टूटता। उन दोनों को इस अमर का कतई एहसास ना रहता कि तालिब इल्म देर से उनकी तवज्जो के मुंतज़िर खड़े हैं, उनसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये किसी की परवाह किए बगैर एक दूसरे की ज़ात में गुम रहते। इस रवैये से बददिल होने लगी। जी चाहता कि इदारा छोड़ दूं, मगर क्या करती, मजबूर थी। माली हालात इसकी इजाज़त ना देते थे और अच्छे इदारे में दाखिला मिलना आसान ना था। मेरा घर भी शहर के आखिरी सिरे पर था। मुझे तो शहर तक आने की मुसाफत ही मारे डालती थी। सर अदनान साहब से मैंने क्लास में सवाल पूछना और बोलना छोड़ दिया। गुमसुम बैठी रहती। शायद अदनान साहब ने महसूस कर लिया कि मैं किसी उलझन में हूं। वो मेरी जानिब तवज्जो करने लगे, क्योंकि पहले क्लास में सबसे ज़्यादा सवाल मैं ही करती थी। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और वजह दरियाफ्त की। मैंने बता दिया कि आप मसरूफ़ होते हैं और कुछ सवाल मुझे समझ नहीं आ रहे। घर में भी पढ़ाई में मदद देने वाला कोई नहीं, ट्यूशन नहीं रख सकती, क्या करूं, अच्छे नंबर लाना चाहती हूं। बोले आपको जब पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो ऑफिस आकर समझ जाया करें, मैं तवज्जो दूंगा, अब आपको शिकायत ना होगी। इसके बाद वो मेरी जानिब खसूसी तवज्जो करने लगे। एक रोज उनकी अजीज़ा रिमशा ने बताया कि बरीरा और सर अदनान के दरमियान झगड़ा रहने लगा है और इसकी वजह तुम हो। मैं वजह हूं? हैरान रह गई। कैसे? ये तो नहीं बता सकती, मगर उनकी मंगनी टूटने का खतरा है। इस उम्र में मंगनी होना ही एक मोर्चा था और फिर उसका टूट जाना बहुत अफसोसनाक बात थी। लेकिन वही हुआ जो रिमशा ने बताया था। खबर उड़ गई कि प्रोफेसर अदनान साहब और मैडम बरीरा की मंगनी टूट गई है। मैं सोच में पड़ गई कि इतनी गहरी लगावट कि ये घंटों मंगेतर से बातें करते थे और अब मंगनी टूट गई है। एक रोज रिमशा से पूछा, तुमको कसम है सच बता दो कि मंगनी क्यों टूटी है? वो बोली, जब से तुमको पसंद करने लगे हैं उनको बरीरा में कशिश नजर न आती थी। इसका इजहार भी उन्होंने मैडम से कर दिया कि वो तुमको पसंद करने लगे हैं और उनके साथ शादी से माजरत खा हैं। ये बात तो मैंने महसूस कर ली थी कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनके अंदाज से, ढके छुपे अल्फाज और जू मानी जुमलों से। मैं कोई छोटी बच्ची ना थी कि इशारों की जुबान न समझ पाती, जू मानी जुमलों से मानी अखज ना कर सकती, लेकिन एक सुलझे हुए घराने से ताल्लुक रखती थी जहां बेटियों को हर हाल में माँ बाप की इज्जत का पास रखना सिखाया जाता है। तभी सोचा कि किसी को बताए बगैर, किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराए बगैर ये इदारा छोड़ दूं। फिर वालिदैन की गुर्बत और बेबसी का ख्याल आ जाता। जिनका कोई बेटा ना था, मैं ही बड़ी बेटी थी और बाकी 4 ने अभी पढ़ना था। वालिदैन ने मुझसे उम्मीदें लगाईं और कितनी मुश्किलात सहकर पढ़ा रहे थे। कुछ वक्त इस इदारे में गुजार लिया था, कुछ और बर्दाश्त कर लूं तो अपनी मंजिल पालूंगी। सब्र तहम्मुल से काम लेना था। शायद कि इन्हीं सोचों में वक्त कट जाता अगर मैडम बरीरा का रवैया मुखमसाना ना हो जाता। इनकलाब उस वक्त आया जब उन्होंने मनफी रवैया दिखाना शुरू कर दिया।
अब वो मुझसे ठीक तरह बात ना करती। रिमशा के सामने भी उन्होंने मेरी बेइज्जती शुरू कर दी कि गुलनाज की वजह से मेरी मंगनी टूटी है। इस सारे मामले का मुझको इल्म ही न था कि कब सर अदनान और बरीरा मैडम का झगड़ा हुआ और वजह मैं बनी। कब उन्होंने एक दूसरे से किनारा कर लिया। शायद को खुद सर ही ने अपनी मंगेतर को यह बावर कराया था कि वो उनकी बजाय मुझसे शादी के ख्वाहां हैं। हालांकि मेरी और उनकी उम्र में बहुत फर्क था और हमारे दरमियान ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग भी ना हुई थी। मुझे गुमान हुआ कि सर ने अपनी मंगेतर के दिल में अपनी अहमियत ज्यादा करने को ये शोशा छोड़ा है, क्योंकि अक्सर मर्दों की ये आदत होती है कि वो मंगेतर या बीवी से कहते हैं कि फलां मुझ पे मरती है। वो ये नफ्सियाती हरबे अपनी महबूबा का ज्यादा प्यार पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैडम बरीरा ने मुझे मोरद इल्जाम ठहरा दिया और हसद की आग में जलने लगी, जबकि सारे किस्से में मेरा कोई कसूर ना था, सिवाय इसके कि सर मुझे ज्यादा तवज्जो और टाइम देते थे। अपने ऑफिस में बैठाकर 20 मिनट या आध घंटा छुट्टी के बाद अलहदा से पढ़ा देते थे। मैं भी खुश थी कि वो कमी पूरी हो रही थी जो परेशान रहने की वजह से मैं क्लास में पीछे हो रही थी। मैडम अब मुझसे ठीक तरह बात न करती, सलाम के जवाब में मुंह फेर लेती, दूसरी तालबात से हंस हंस कर बात करती और मुझे नजरअंदाज कर देती। वो जानबूझकर मेरी अहानत करने लगी थी। बेशक वो पहले ऐसी ना थी, वो तो फरिश्ता सिफ्त मशहूर थी, मगर अंदर ही अंदर कौन सा एहसास महरूमी था जिसकी वजह से अब वो मुझसे बदतरीन सलूक करने लगी थी। उनके इस रवैये से मेरे दिल और जहन जख्मी रहने लगे और पढ़ाई पर असर पड़ा। मेरा अब तक यही ख्याल था कि सर अदनान मैडम से बहुत मोहब्बत करते हैं और ये सारा अमल उनका वक्ती है। मैंने उनसे भी मैडम की शिकायत ना की। भला क्यों कर मैं अपने मोहतरम उस्ताद से उनकी मंगेतर की बुराई कर सकती थी। ये मेरी सालगिरह का दिन था। हम जमातों के इसरार पर बड़ा सा केक लाई थी। जब मैडम की तरफ केक लेकर गई, उन्होंने मुझे परे धकेल दिया और मेरा हाथ झटक दिया। वहां स्टूडेंट्स मौजूद थे। मेरे दिल को धचका लगा, बहुत दुख हुआ। इस कदर के बुलंद आवाज से रोना चाहती थी कि आखिर मेरे साथ वो ये सब कुछ क्यों कर रही थी। मैं तो उनका दिल जीतना चाहती थी, दिलों को साफ करना चाहती थी, इसलिए केक उनको पेश किया था। मगर उनका दिल मुझसे कड़वा हो चुका था और हकीकत बिल्कुल आया हो गई थी। उनको ये गलत फहमी अंदर अंदर दीमक की तरह चाट रही थी कि मैं सर अदनान साहब को क्यों इस कदर अजीज हो गई हूं कि वो खुसूसी तौर पर मुझे पढ़ाने लगे हैं। यकीनन खुद सर ने गलत फहमी डाली थी और कुछ उन्होंने बदगुमानी के वसीले से अपने दिल को पट्टी पढ़ाई होगी। सारी क्लास के सामने मुझसे अपनी सबकी न सही गई, मगर अना का भरम रखने को ये तकलीफ निगल गई। आंसू पी लिए। सर अदनान की तरफ देखा, मगर वो खामोश रहे। जाहिर है उनको अपनी इज्जत और मोहब्बत मुझसे ज्यादा अजीज थी। उन्होंने स्टूडेंट्स के जाने के बाद अकेले में भी मैडम बरीरा को उनकी इस बदतमीजी पर सरजनिश ना की, एक लफ्ज न कहा। मेरा दिल टूट गया, रोने लगी। दोनों ने मुझे चुप न कराया और क्लासरूम में रोता छोड़कर एक साथ उठकर बाहर चले गए। काफी देर तक अकेली ही गुमसुम बैठी रही। इस वाक़े के कुछ दिनों बाद प्रोफेसर साहब ने मुझे बुलाकर कहा, गुलनाज, मैं इस इदारे को तुम्हारी वजह से छोड़कर जा रहा हूं। बेहतर है कि तुम भी छोड़ दो। मैं तुम्हारा दाखिला किसी अच्छे और इदारे में करा दूंगा। तुमको दाखिला फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी तालीमी कफालत करता रहूंगा ताकि दूसरे इदारे में जाने की मुश्किलात को निपटा सकूं। उस्ताद के वादे पर भरोसा करके मैंने इदारे को खैरबाद कह दिया। वो भी कुछ दिन ना गए, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा जाना शुरू कर दिया। मुझे रिमशा ने फोन करके बताया तो हैरान रह गई कि ये क्या माजरा है। सर को फोन किया, उन्होंने साफ बात नहीं कही, टाल मटोल से काम लिया। मुझे ये हकीकत बाद में मालूम हुई कि बरीरा ने शर्त रखी थी कि गुलनाज इस इदारे को छोड़ दे, तभी वो प्रोफेसर साहब से सुलह करेगी, वरना प्रोफेसर अदनान को भी यहाँ की मुलाजमत छोड़नी होगी। अपनी मुलाजमत और मोहब्बत दोनों को बचाने के लिए सर ने मेरी कुर्बानी दी और मेरा मुस्तकबिल तारीक कर दिया। सालाना इम्तिहान में सिर्फ 6 माह बाकी थे कि मैं बेमंजिल हो गई। सच है, औरत कितनी भी पढ़ लिख जाए, वो हसद की आग से अपने दिल का दामन नहीं बचा सकती। शक व शुबा तो वैसे भी मोहब्बत के ताजमहल को जलाकर राख कर देता है।
मुझे गुमान भी न था कि सर अदनान झूठ बोलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। वो इस वजह से मुझसे इंस्टीट्यूट छुड़वाना चाहते हैं कि उनकी मंगेतर मेरा उनकी नज़रों के सामने होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ दिन सदमे में रहने के बाद एक रोज़ मौसूफ से राब्ता किया, क्योंकि पढ़ाई का हर्ज हो रहा था। उन्होंने कोई वाज़े बात ना की, उनका वादा याद दिलाया, खामोश रहे। मैंने गुस्से का इजहार किया, तब भी डांटा और ना मामले की वजाहत करके सुकून दिलाने की कोशिश की। फ़ोन रख दिया। समझ गई कि मेरे दोनों उस्तादों ने मेरे साथ ज्यादती की है। प्रोफेसर साहब ने झूठी तसल्ली देकर और मैडम ने इदारे से निकलवाकर मेरी तालीम और सलाहियतों का नुकसान किया। दोनों ने ही बेरुखी इख्तियार कर ली और मैं एहसासे कमतरी के गड्ढे में गिरती चली गई। बहुत ज़्यादा दुखी थी। मेरा कैरियर और कीमती साल बर्बाद हो चुका था। न जाने क्यों उन्होंने मुझसे कौन सा खेल खेला, जबकि मैं तो उस्ताद जानकर उनके दिल से इज्जत करती थी। उन लोगों ने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। एक बार प्रोफेसर साहब के ऑफिस भी गई, उनकी मिन्नत की कि अपना वादा याद करें, मुझे तालीम मुकम्मल करने दें, मुझसे पढ़ाई का हक तो न छीने। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो इल्म से महरूम ना करें। मैं मुफलिस व गरीब की बेटी हूँ, आला इदारे में सिर्फ पढ़ने के ख्वाब ही देख सकती हूँ। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर कान न धरे। मेरे ज़हनी खलफशार और मसाइल को दूर करने की बजाय हमेशा हमेशा के लिए राब्ता ही ख़त्म कर दिया। बहुत अफसोस हुआ कि मैंने लोगों को पहचानने में बहुत देर कर दी। उन्होंने कभी मुझे शागिर्द समझा ही न था। आखिरी दिनों दूसरे तालिब इल्मों को मालूमात फराहम करते, तवज्जो देते और मुझे नज़रअंदाज करते थे। मैडम बरीरा तो मुझे एक पल भी न देखना चाहती थी। न जाने सर अदनान ने उनसे जोश जज्बात में मेरे बारे में क्या कह दिया था, मगर मेरे मुस्तकबिल के पैरों पर कुल्हाड़ी उन्होंने ही मारी थी, जिससे मैडम साहबा बराफरोख्ता हुई और मुझे अपनी नफरत का टारगेट बनाया। बेशक कुछ दिन तक तो बड़ी अजियत में रही, फिर अल्लाह ने मदद की। मेरे बाबा जान के एक दोस्त उनकी अयादत को आए, क्योंकि वालिद काफ़ी बीमार थे, बिस्तर पर पड़े थे। उन मेहरबान दोस्त ने हमारा हाल देखकर मेरी तालीम के बारे में पूछा। मैंने मन वन सब कुछ उनको बता दिया। उन्होंने हमारी मदद की, मुझे दाखिला दिलवाया, दाखिला फीस भरी, साल का तालीमी खर्चा दिया और मैंने अपनी लगन से तालीम को पूरा किया। रिजल्ट आया, मैंने टॉप किया था। मुझे फ़ौरन बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। देखते देखते तरक्की करके मैं आला अफसरान की फहरिस्त में आ गई और फिर खुदा ने एक दिन इस काबिल कर दिया कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया। आज मेरा तालीमी इदारा टॉप पर जा रहा है। साख है, इज्जत है और ये मेरी मेहनत और लगन है। खुदा ने इस काबिल किया है। क्या कभी 2 वक्त के खाने के मोहताज थे और अब कई नादार तालिब इल्मों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी हुई है। उनको लैपटॉप लेकर देते हैं जो खुद खरीदने की ताकत नहीं रखते। मेरे दिल पर जो ठेस लगी थी ये उसका समर है। अहद किया था कि अपना इंस्टीट्यूट बनाऊंगी और ज़हीन तुलबा की दस्तरास्त बन जाऊंगी। मैं आज भी सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ कि क्या असातिज़ा ऐसे होते हैं जैसे कि सर अदनान और मैडम बरीरा थे। यकीनन सब बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ अब भी इन्हीं की तरह हैं जो बनावट का नकाब ओढ़े खुद को अजीम कहलवाते हैं। सर अदनान को तो उनका खोया हुआ सभी कुछ मिल गया था, लेकिन क्या दिली सुकून भी मिला? अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं आता सिवाय उस अजीम ताकत के जो वाकई अजीम है, और वो मेरा रब्बे करीम है। आज मैं अपनी आपबीती से हर लड़के और लड़की को ये ज़हन नशीन कराना चाहती हूँ कि मर्दों और लड़कों की ज़ात अजीब होती है। वो हर बाजी दिमाग से खेलते हैं और दिमाग से खेला हुआ शतरंज हमेशा फतह याब होता है। वो जीत जाते हैं और सारी जिंदगी इसी खुशफहमी में रहते हैं कि जीत हमेशा उनकी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।